और बिलखसूस डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके मद्दे मुकाबले मियां नवाज शरीफ। और आपको ये भी मालूम हो गया कि आपको उजलत में उन्होंने कहा कि हमने तमाम रिज़ल्ट जो हैं वो नेट पे डाल दिए, वेबसाइट से अवेलेबल, फॉर्म 45 भी, फॉर्म 47 भी, 49 भी। लेकिन जो धांधली जिस अंदाज में इलेक्शन कमीशन ने जो रोल अदा किया है, अब वो इतना अलार्मिंग है कि वो रोंगटे खड़े कर देता है। और इस चापकदस्ती के साथ, इस होशियारी के साथ ये तमाम धांधली इलेक्शन कमीशन ने की है। ये तमाम जो है वो हमारी नज़र में है, आज नहीं तो कल ये तमाम लोग शहादत के लिए आएंगे और कटहरे में खड़े हुए मुल्ज़मान के रूबरू अपनी शहादत भी देंगे। लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद का मैंने जैसे आगे भी अर्ज किया था, और 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन के वहाँ पर इसकी हेयरिंग थी 4 तारीख को। और उस हेयरिंग के अंदर जो कमेंट्स रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से आए थे, उसकी बुनियाद पे मैंने साबित किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने 3 मेंबर बेंच था कि एडमिट कर लिया गया है इस पैरावाइज कमेंट के अंदर जो आरओ जो बदल के जिनको लाया गया था उन्होंने दाखिल किए। और एडमिट क्या किया गया? एडमिट ये किया गया कि जितने वोट हमने जिक्र उसके अंदर किया कि टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 476 पोलिंग स्टेशन थे, और जो रिजल्ट हमने उसमें भी मेंशन किया और जो बाकायदा तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तमाम पोलिंग स्टेशन ने उसको रिले किया, नशर किया, उसके मुताबिक 334 पोलिंग स्टेशन का वो रिजल्ट था। और 334 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद 99,000 प्लस में वोट लेकर जीत रही थी, और उसके मद्दे मुकाबले मियां नवाज शरीफ 78,800 समथिंग वोट लेकर हार रहे थे। यानी डिफरेंस जो था वो 20,800 का था। बाकी कितने पोलिंग स्टेशन बाकी बचे थे? 42। अगर हमारे पास रिजल्ट जो है वो 42 में से भी मजीद 9 का रिजल्ट आ चुका था, जो हमने पिछली दफ़ा आपको बताया भी। लेकिन मैं आज सिर्फ वो बात आपके सामने कर रहा हूँ जो अनाउंसमेंट हुई और जो हम भी रिकॉर्ड के ऊपर अपनी पिटिशन में हमने लिखा और हमने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया, और जिसकी तस्दीक की है रिटर्निंग ऑफिसर ने। तो आप सोचिए कि 334 पोलिंग स्टेशन में डॉक्टर यास्मीन राशिद 99,000 प्लस में वोट लेने वाली, और उसके बाद जो 42 पोलिंग स्टेशन बचे, उन 42 पोलिंग स्टेशन में नवाज शरीफ को जिताने के लिए वोट कितने डाले गए? 1,07,077 42 पोलिंग स्टेशन, और 42 पोलिंग स्टेशन में डॉक्टर यास्मीन राशिद को 5,000 वोट मिले। यानी धांधली की भी कोई इंतहा होती है, लेकिन कभी कोई ना कोई पैरामीटर्स जो होते हैं, कोई परसेंटेज होती है। लेकिन यहाँ पर तो इंतहा कर दी गई, और वो इंतहा की कैसे गई वो आप वेबसाइट पे देखेंगे। तो एक मैं आपको इस तरफ
कहते हैं ना कि वो पकी हुई देग में से आप एक चावल निकाल के बता देते हैं कि क्या हालात हैं। तो मैं एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट वहाँ से देख के आपको बता रहा हूँ कि इस तरह इस अंदाज में धांधली की गई है। एक पोलिंग स्टेशन था गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बेगम कोट शाहदरा का। यहाँ पे एक्चुअल वोट जो था फॉर्म 45 के मुताबिक जिस गोंडे अंदाज में वोट था वो डॉक्टर यास्मीन राशिद 387 वोट लेकर जीत रही थी और मियां नवाज शरीफ के वहाँ पे वोट जो थे वो 284 वोट थे, 284 वोट। लेकिन जो वेबसाइट के ऊपर इस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट लगाया गया है वहाँ पे 2 के साथ उन्होंने एक और लगा दिया और 1284 बना दिया। ये इंतहा आप देखिए कि मैं एक आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये पूरे मुल्क में यही सूरत हाल पैदा की गई है। और आज नहीं तो कल जब वो तमाम लोग पकड़े जाएंगे और सामने आएंगे और वो तस्लीम करेंगे कि हाँ जी हमने अंगूठे लगाए थे, हमने दस्तखत किए थे और हमने ठप्पे लगाए। तो जनाब मैं आपके सामने जो बात कहना चाहता हूँ तो जिस पोलिंग स्टेशन को बता रहा हूँ तो यहाँ इस पोलिंग स्टेशन के टोटल वोट जो थे वो 763 टोटल वोट थे। आप बताइए ये कौन सा मैथमेटिक्स है, ये कौन सी रॉकेट साइंस है जो हमें समझ नहीं आती, शायद आपको भी समझ ना आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो समझ आ गई। और वो ये है कि टोटल वोट उस पोलिंग स्टेशन के 763 थे और मियां नवाज शरीफ को वोट मिल रहे हैं 1284। ये वो कमाल जो है जो मेरे ख्याल में एक टेक्नोलॉजी की नई इख्तरा है। शायद दुनिया मुस्तफीद हो जाए, पाकिस्तान तो हो चुका। तो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ ये खेल जो खेला गया है इस खेल के पीछे मुहर्रकात कुछ हो, लेकिन बदनामी पाकिस्तान भर की सारी दुनिया में, बदनामी उस तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की जो नियति से पाकिस्तान में फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना चाह रहे थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ये खेल खेला जाएगा तो जिन्होंने कमिटमेंट की थी कि हम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएंगे और बिल्कुल हम पीसफुल माहौल में, कोई शक नहीं है माहौल पीसफुल नज़र आया, वोटर आए और तमाम पाकिस्तान से बूढ़े जवान बीमार एक ही उम्मीद लेकर के पाकिस्तान में तब्दीली ले आएंगे। और इस तमाम जुल्म के बावजूद जो रवा रखा गया इस पूरे आखिरी साल के अंदर, जो जुल्म रवा रखा गया, जो फंडामेंटल राइट्स पामाल किए गए, आपके सामने है कि जिसके अंदर पीटीआई का सबसे पहले उन्होंने इलेक्शन के प्रोटेक्स के ऊपर इलेक्शन सिंबल से महरूम कर दिया और उसके बाद क्या किया उन्होंने एज ए पॉलिटिकल पार्टी रोक दिया कि तुम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। आप पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 17 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स जिसमें एनश्राइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, सरेआम उसकी वायलेशन की गई। एक नहीं, मैं आपको एक सीरीज ऑफ जजमेंट यहाँ पे गिनाने को तैयार हूँ जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 17 के तहत ये फंडामेंटल राइट्स में शामिल है पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मेशन। और पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्मेशन किस काम के लिए है? वो इलेक्शन तक, वोटिंग तक, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट तक उसका फंडामेंटल राइट्स में शामिल है और वो काम उसने करना है। इससे महरूमी के लिए ये सारा खेल था जो खेला गया। और आपने देखा कि जिस अंदाज में ये खेल खेला गया, रात के एक ख़ास वक्त तक जब देखा कि मामलात तो हाथ से निकल रहे हैं तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बंद कर दिया गया, रोक दिया गया कि
कि अब आपने कोई अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट नहीं करनी। और इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी NA 130 जिसको मैं क्योंकि कंडक्ट कर रहा हूँ इसलिए इसके पूरे इंस एंड आउट से वाकिफ हूँ। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर बहुत सारे पुलिस जूनियर ऑफिसर्स को लेके अंदर जाते हैं RO के कमरे में और फोर्सेबली पोलिंग एजेंट जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के थे उनको फोर्सेबली ही वाज पुश्ड आउट ऑफ द रूम और कमरा अंदर से बंद कर दिया गया। और फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद पता लगा कि रिटर्निंग ऑफिसर साहब को भी कमरे से बाहर निकाल दिया गया और उनकी जगह एक नए रिटर्निंग ऑफिसर को लाया गया। अगर उनके टाइम और डेट्स को देखें तो और अलार्मिंग सूरत हाल है, लेकिन ये एविडेंस की बातें हैं। मैं आपको क्या उसकी डिटेल बताऊं आज, नहीं तो कल जब ट्रायल होगा तो ये सारी बातें वहां खुल के सामने आ जाएंगी। लेकिन उसके नए के आने के बाद फॉर्म 47 तैयार किया गया और फॉर्म 47 में जो मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि एक हारे हुए कैंडिडेट को किस तरीके से उसकी जीत का ऐलान हुआ और 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहने वाले मियां नवाज शरीफ में वो ना मॉरल करेज थी, ना मोरालिटी का ख्याल था, ना अखलाकियात का ख्याल आया, ना किसी दीन मजहब और सच्चाई और आर्टिकल 62 और 63 और कॉन्स्टिट्यूशन का भी ख्याल नहीं आया। उन्होंने ये फैब्रिकेटेड रिजल्ट को अपनी जीत का सेहरा बनाया और इस मुनाफिकत और झूठ के साथ पार्लियामेंट में एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हल्का 130 का हल्फ भी उठा दिया। आप सब जानते हैं ये कुछ छुपी बात नहीं कि आर्टिकल 62 और 63 के पेश नज़र जो शख्स इस तरह से झूठ बोलेगा और झूठा हल्फनामा देगा वो उसके अंदर उसका ट्रायल है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सज़ा उम्र लाइफ टाइम से कम करके 5 साल कर दी। तो उस एतबार से भी देखें तो मियां साहब आइंदा 5 साल के लिए दोबारा डिसक्वालीफाइड हैं। लेकिन सरमायादार का ना कोई ज़मीन होता है ना कोई मुल्क होता है ना कोई नेशनलिटी होती है और इसका मुजाहरा हमने देख लिया। यार मैं आपके सामने ये कहना ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मुल्क एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। यहाँ पर कौम को साथ लेके नहीं चलेंगे तो ये ख्याल खाम है कि ये मुल्क जो है वो हुकूमत बन गई है और मुल्क चल पड़ेगा। एक मेजॉरिटी के राइट को आप इस तरह से पामाल करके झूठे ओथ की बुनियाद के ऊपर, झूठे हल्फनामों की बुनियाद के ऊपर अगर हुकूमत की फॉर्मेशन होगी तो ये निज़ाम नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान के आइन की वॉल्यूशन है। पाकिस्तान के आइन का प्रियम्बल में आपके सामने 3 सेंटेंस सिर्फ आपको वक्त का मुझे अदराक है। प्रियम्बल कहता है कि सोवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। और वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो जो ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इलेक्शन की बुनियाद के ऊपर मेजॉरिटी वोट लेकर आएंगे। इस पूरी कौम ने अपनी गुर्बत के बावजूद, अपनी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद, तमाम तर खौफ और जुल्म के बावजूद अपना सबसे ताकतवर हथियार इस्तेमाल किया 8 फरवरी को
मैं सलाम करता हूँ पाकिस्तानी कौम को। इस तमाम जुल्म बर्बरियत के बावजूद उन्होंने अपना सबसे ताकतवर हथियार, और वो वोट था 8 फरवरी को, वो इस एक्सरसाइज किया, इस्तेमाल किया। और उस वोट के मुकाबले में आपने देखा कि किस तरह से उस पार्टी को, जिसको हर तरीके से आपने लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दी है, उसको हर तरीके से तोड़ फोड़ का शिकार किया, जिसके लीडर को आपने नाजायज जेल के अंदर बंद कर रखा है, झूठी सजाओं की बुनियाद पर। 5 मिनट में वो केस जो है उनकी सजाओं, ना सिर्फ कि वो सजाएं जो है उनकी खत्म हो जाए, समाप्त हो तो खत्म हो जाएगी, तीनों जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस चलना चाहिए जिन्होंने ये फैसले किए। और आपको बता दूं कि अदालतों का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, और वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? वो ये है कि बाकायदा तौर पे ये दर्ज है मुस्तनद तरीके से कि अदालत का सर्दियों में, गर्मियों में औकात कार क्या है, सुबह कितने बजे अदालत में लगना है और कितने बजे बर्खास्त हो जाना है। अब तक मेरी नज़र में इतनी सीनियरिटी के बावजूद ऐसा कोई औकात कार नहीं देखा कि रात के 11 बजे और 12 बजे जज बैठा हुआ और वो एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा हो और बार बार कह रहा हो कि जनाब मेरी तो मजबूरी है, मैंने तो बैठना है। ये किसको बदनाम कर रहा है? वो गेम खेलने वाले तो आज फिर हौसले लेके बैठ गए। और बदनामी जो है, मैं आपके सामने बरमला कहूंगा, दानिस्ता तौर के ऊपर ये बदनामी जो है ये उन लोगों के सर चढ़ाई जा रही है जिनको हम कहते हैं कि हमारे हीरोज हैं। नहीं समझता कि उनका ये काम होगा, लेकिन जिस अंदाज में ये खेल खेला गया है, ये सारी बदनामी जो है उनके नाम पे दी गई है। अगर इसका बर्वक्त नोटिस नहीं लिया गया तो इसका बड़े नुकसान होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2 प्रोन अटैक है पाकिस्तान के ऊपर। पहला अटैक का जो हिस्सा था कि इकॉनमी तबाह कर दो इस मुल्क की। इकॉनमी तबाह, 16 महीनों में इकॉनमी तबाह हो गई। इमरान खान जिस वक्त गया था, पाकिस्तान के रिजर्व जो थे वो 14 बिलियन डॉलर थे, और 2021 में पाकिस्तान की तारीख के सबसे हाईएस्ट जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व थे वो 28 बिलियन 28 अरब डॉलर थे, एवर हाईएस्ट। और 2021 की हमारी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की जो थी 37 बिलियन डॉलर, एवर हाईएस्ट, जिसको कहा गया कि इकॉनमी तबाह कर। वो 16 महीनों में वो 28 बिलियन से हम कहां आ गए? 1 बिलियन माइनस, 1 बिलियन से भी कम पर, कि हमें हाथ फैला के कशकोल लेके फिरना पड़ा कि जनाब कुछ डाल दें यहाँ पे, हम दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान। ये कौन करके गया? और उस हालत में कि जहाँ पे हमारे एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज जो है रिजर्व खत्म हो चुके थे, हमारी बदहाली थी। यहाँ और रिकॉर्ड बातें बता रहा हूँ। आज का जो प्राइम मिनिस्टर जिसको आपने बना दिया, शहबाज शरीफ ने, के उस वक्त के पीडीएम का जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने उस टाइम के ऊपर, ये ऑन रिकॉर्ड बातें बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं उन्हीं के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के मुंह की बताई हुई बात बता रहा हूँ। उसने टीवी के ऊपर ये बात आके की और बरमला कही था। उसने कहा था कि जिस तरह इमरान खान ने कोविड के ज़माने में पैसे बांटे थे गरीब लोगों में, शहबाज शरीफ ने आटा बांधा, और आटा बांटने में 20 बिलियन रुपीस जो हैं उसका वो हेरा फेरी कर गया। ये ऑन रिकॉर्ड है बात। तो जनाब मैं आपके सामने कह रहा हूं कि ये खुदा के लिए इस खेल को बंद किया जाए। ये पाकिस्तान को अपने हाथों में इस तरह तबाही होते नहीं देख सकते। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, मैं दस्तबस्ता गुजारिश करने को तैयार हूं, अपनी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश करने को तैयार। खुदा के लिए आप कौम के हीरोज हैं,
हम आपको हीरोज की शक्ल में ही देखना चाहते हैं। खुदा के लिए आगे बढ़ के ये इस बात को तो रोके, ये क्या हुआ मुल्क के साथ, किसने किया है और किसके नाम थोपा जा रहा है। कभी झूठ में सच मिलाया जाता है, कोई परसेंटेज होती है, कहते हैं कि जी 13 में भी जो है वो रिगिंग हुई थी, 8 में भी रिगिंग हुई थी, 2 में भी रिगिंग हुई थी, 18 में भी रिगिंग हुई थी। तो क्या है, पहली बात तो ये है कि क्या ये प्रोसेस कंटिन्यू हो, नंबर 1, और क्या अगर पहले अगर दूध में पानी डाल के कुछ रिगिंग हुई जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या उसका हल ये है कि आप पानी के अंदर दूध मिला दें? कोई इंतहा होती किसी बात की, और फिर आके आप विराजमान हो जाए, हुकूमत संभाल के बैठ जाए। किसी को हाथ बढ़ाना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। मैं तो बरमना कहता हूं, देखिए इंसान की जिंदगी का कोई पता नहीं, और मैं ये बार बार ये बात, मैं तो हमेशा ये बात करता हूं कि जो सच्ची बात है कह देनी चाहिए, क्योंकि सच्ची बात कहने से ना तो सांस मेरे जितने इस दुनिया में मैंने लेने हैं वो कम हो जाएंगे, ना बढ़ जाएंगे। मेरी खामोशी से मेरे सांस नहीं बढ़ेंगे, और मेरी सच्ची बात कहने से ये सांस कम नहीं होंगे। अगर मरने से पहले मेरे जिस्म में को तशद्दुद होना है तो वो होके रहेगा, मैं तैयार हूं उसके लिए, हर पाकिस्तानी तैयार है, लेकिन हम मुल्क को बचाना चाहते हैं। मैं आपसे सिर्फ यही बात जो है आज कहने के लिए, देखिए इमरान खान के ऊपर एक गद्दारी कर दिया आपने। इमरान खान ने देखो कितनी बड़ी गद्दारी कर, IMF पर लिख के भेज दिया। क्या लिख के भेज दिया? बात को तो बढ़ा के कहां तक ले जाए। इमरान खान ने सिर्फ ये लिख के भेजा कि आप अपना जो कुछ आप यहाँ पे कर गए थे और कह गए थे और एग्रीमेंट हो गया था, उसकी तस्दीक के लिए आप उसकी इलेक्शन की ऑडिटिंग करवा लें। इसमें क्या बुराई की? हाँ, मुल्क से गद्दारी एक वक्त हुई थी, वो मैं आपको बताता चलूं। मैं आपको बिल्कुल हिस्ट्री से बात बता रहा हूँ, कोई अपने पास से नहीं है। 1990 6 अगस्त 1990 गुलाम इसाक खान ने मोहतरमा बेनज़ीर शहीद की हुकूमत को तोड़ दिया, और पीपल पार्टी की हाई कमान, ये रिकॉर्ड से है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो कहते हैं ना, हिस्ट्री का कलम जो है बड़ा केयरफुली चलता है। पीपल पार्टी की हाई कमांड ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का कंप्लीट ब्लूप्रिंट जाके अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया, और स्टेट डिपार्टमेंट ने उस बेस के ऊपर, आपको याद होगा, प्रेसलर अमेंडमेंट आई थी, प्रेसलर अमेंडमेंट बिल पेश हुआ और पास हो गया। और वो बिल वो पास किस बुनियाद पे हुआ था कि अगर कोई मुल्क न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में मुलव्वस है और उसकी रिपोर्ट आ जाती है एविडेंस के साथ अमेरिका के पास, अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास, तो उस सूरत में उसके ऊपर 2 किस्म की सैंक्शन लगा दी जाएंगी, उसके इकोनॉमिक सैंक्शन और उसके मिलिट्री सैंक्शन। ये दोनों सैंक्शन पाकिस्तान पर लगा दी गई। ये था मुल्क के साथ गद्दारी और ये था नुकसान पाकिस्तान का। अब अगर इमरान अगर ये ना कहे कि जनाब आप ऑडिटिंग तो करवा लें, तो क्या वहाँ IMF को ये कहे कि पाकिस्तान में तारीख के सबसे फेयर इलेक्शन करवाए गए हैं? ये झूठ बोले इनकी खातर। अगर उसने यही झूठ बोलने होते तो वो जेल में किस लिए बैठा होता? जान चली जाएगी, झूठ नहीं बोले जाएंगे। ये PTI की लीडरशिप का ये फैसला है।
हम सब जो है नेशनलिस्ट ना, पाकिस्तान के लिए अपनी जाने देने को तैयार हैं। कोई भी क्राइसिस की सूरत में हम बाकायदा तौर पे मैं देखिए मैं आगे ये गरीब कौम 24 करोड़ कहते हैं हम 24 करोड़ में इस वक्त कोई 11 करोड़ की आबादी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रही है। और बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी क्या है? नो शेल्टर टू लिव, रहने को कोई शेल्टर नहीं है, कोई घर नहीं है, पेट भर के खाना नहीं खा सकते, अपना कपड़ा ढांक इतना नहीं है कि कपड़ा ढांक के अपना जिस्म ढांक सके, इतना कपड़ा नहीं है किसी के पास। किसी बच्चे ने स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी कभी। किसी फैमिली ने किसी हॉस्पिटल की किसी डिस्पेंसरी की शक्ल नहीं देखी, जानवरों से बढ़ता है। आज हमारे आपके घरों में किसी जानवर को पाला होता है तो उसकी बीमारी में हम क्या कुछ करते हैं उसके लिए, वो भी हमारे जैसे इंसान है, वो इस खून के अंदर भी है। और इसके बावजूद वो लोग टैक्स देते हैं, क्योंकि माची की डिबिया खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। और सोचिए उस टैक्स के पैसे से किस तरह से ये लोग जो बरसे इक़्तिदार आते हैं इलेक्ट होके सो कॉल इलेक्शन के जरिए वो किस तरह बेदरे को पैसा इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले भी मिसाल दी थी, आज फिर देखो, कभी आप इसकी तस्दीक कीजिएगा। 2015 में फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बजट सेशन में उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि द पॉवर्टी लाइन इन पाकिस्तान हैज गॉन अप टू 42.3%। और उसी साल यूएनओ का सेशन अटेंड करने के लिए एज प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ जाता है और $9,500 पर डे के लिए अपने लिए कमरा लेता है और 100 आदमी साथ लेके जाते हैं। वो पैसा वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों का नेशनल एक्सचेकर में आया हुआ पैसा, खुदा के लिए हम पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं? आज फिर उनको हमने उनके हवाले वही नेशनल एक्सचेकर उनके हवाले कर दिया है। ये खुद फिर तो खुद खेलो इसके साथ, फिर गुर्बत में मरे डूबे हुए लोगों को और डुबो दो। ये खुदा के लिए हमें कहीं पे कोई बंद मानना पड़ेगा, हमें खड़ा होना होगा, पाकिस्तान के लिए खड़ा होना होगा। हमारा दुश्मन अपनी दुश्मन हिंदुस्तान बिल्कुल राउंड द कॉर्नर हमारे बॉर्डर के साथ बैठा है। वो तरक्की के किस मराहल में पहुंच चुके हैं और हम क्या करें? एक गुजारिश के तौर पर एक इंतहाई मुद्दाबाना रिक्वेस्ट के अंदाज में मैं ये बात बता रहा हूँ।